नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में इंडियन नेवी HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को शामिल करना क्यों नहीं चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से अभी बड़ी मात्रा में चाइनीज UAVs को लाइन ऑफ कंट्रोल में तैनात करने का फैसला किया गया है। मॉरिशस को मदद करने के लिए भारत की तरफ से C-17 एयरक्राफ्ट में 30 टन की टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट और 10 ट्रेंड ऑफिसर भेजे गए हैं। इसरो की गगनयान मिशन अभी 6 महीने तक डिले होने वाली है और चाइना के क्लेम के मुताबिक उनके पास अब एक ऐसा हाइब्रिड बॉम्ब या मिसाइल मौजूद है जो कि एक ही बार में इंडियन एयरफोर्स की किसी भी एयरवेज को तबाह कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर को लेके है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा नेवी की तरफ से नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करने से इनकार किया गया था। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर से इसे इस टेंडर में शामिल करने के लिए नेवी को कहा गया, लेकिन नेवी का कहना यह था कि यह हेलीकॉप्टर हमारे लिए सुइटेबल नहीं है। इसकी दो मेजर कारण ये थे कि इसकी ब्लेड्स को फोल्ड करने में काफी वक्त लग रहा है और ये ब्लेड्स अभी नेवी के रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफी बड़े हैं, तो किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में इसको एकदम से लॉन्च नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसको टेक ऑफ करने के लिए तैयार करने में काफी वक्त लगता है। इसी वजह से इसको वो नेवी में शामिल नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर HAL अभी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर में दो बिड को सबमिट कर रखी है। एक तो वो अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को यहाँ पे पेश कर रहे हैं और दूसरे तरफ रशिया के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पर कामोव 2260 हेलीकॉप्टर में भी HAL पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी इसी बात को लेके हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि HAL को इसमें शामिल नहीं किया जाए क्योंकि ऐसा करने से हमारा कोई दूसरा प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और पहले ही HAL के पास इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की डील मौजूद है जिसमें 200 के करीब हेलीकॉप्टर वो मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो अभी अगर किसी प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर मौका दिया जाता है तो HAL के अलावा भी हमारे पास दूसरे एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार हो जाएंगे। इससे हमें आगे चल के कंपटीशन देखने को मिलेगा और कम कीमत में बेहतर प्रोडक्ट देखने को मिल सकेंगे। तो कुल मिलाकर अभी इस टेंडर में HAL को शामिल करना कोई भी नहीं चाहता है क्योंकि HAL के ऑफिसर का कहना है कि उनकी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स को फोल्ड करने के लिए बस एक ही बोल्ट को निकालना पड़ता है और ऐसा करने में ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट का वक्त लगता है, पर फिर भी नेवी के मुताबिक इसके लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप में से लगभग 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि रोज वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये गलत बात है। तो आज कोई भी बिना कंजूसी किए दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इस महीने के एंड तक 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद कीजिएगा। और जो लोग आज नए से सब्सक्राइब कर रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को डिप्लॉय करने वाला है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना से अभी पाकिस्तान CH-4 ड्रोन को बड़ी मात्रा में एक्वायर कर रहा है और इनको वो स्पेशली अभी जम्मू एंड कश्मीर में LOC के पास डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान की एक टीम जिसको एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर लीड कर रहे थे, वो अभी चाइना के विजिट पर गए हुए थे और वहां पर इन ड्रोन्स के बारे में उनको जानकारी दिया गया था। इससे पहले भी ब्रिगेडियर मोहम्मद जफर इकबाल 2019 में चाइना के गश्त पर गए हुए थे और तब चाइना के साथ CH-4 ड्रोन्स को खरीदने के लिए बातचीत किया गया था और अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान को इसी साल के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएंगे। CH-4 ड्रोन की बात करें तो इसकी टेक ऑफ करने की वेट इसकी वेरिएंट के हिसाब से 1200 से 1300 kg तक हो सकता है और इसमें कई तरह के पेलोड और वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये ड्रोन सभी इराक और जॉर्डन की तरफ से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये ड्रोन्स मिलने के बाद इनको वो आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है क्योंकि अभी ऐसा भी सुनने को मिला है कि पाकिस्तान की SSG कमांडोज की तरफ से अभी आतंकवादियों को अलग अलग जगह में ट्रेनिंग दिया जा रहा है और इनको वो जम्मू एंड कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अब एक ऐसी वेपन को डेवलप किया गया है जो कि एक ही बार में भारत की एक पूरी की पूरी एयरवेज को तबाह कर सकता है। इसके बारे में चाइनीज मीडिया में ये बताया जा रहा है कि एक तरीके का हाइब्रिड बॉम्ब है जिसमें मिसाइल की फ्लाइट पाथ और बॉम्ब की फायर पावर मौजूद है। इसको काफी दूरी से ही लॉन्च किया जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक ही बार में काफी सारे सब वेपन को भी कैरी किया जा सकता है जो कि स्ट्राइक करते वक्त किसी भी एयरफील्ड की काफी ज्यादा एरिया को नष्ट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि किसी एक ही जगह में डैमेज ना होके पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप ही खराब हो जाएगा,
इस वजह से इनको तुरंत मरम्मत नहीं किया जा सकेगा और उस वक्त उस एयरवेज में जितने भी फाइटर जेट मौजूद होंगे और भले ही वो सही कंडीशन में होंगे लेकिन वो वहां से उड़ान नहीं भर पाएंगे। इस वेपन के बारे में ज्यादा डिटेल अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन इसका वजन करीब 500 kg के आसपास है और इसमें 6 तरह के सब वेपन को कैरी किया जा सकता है। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसको लॉन्च करने के बाद ये 60 किलोमीटर तक ग्लाइड करके जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये अपने अंदर मौजूद सब मुनिशन को गिराना चालू करेगा तो ये 6000 मीटर के डिस्टेंस तक इनको गिरा सकता है और किसी भी तरह की एयरफील्ड की बात करें तो वो इसकी डैमेज रेडियस में आ जाते हैं। इसे एंटी एयरफील्ड वेपन के अलावा एंटी टैंक वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दुश्मन की पूरी कॉन्वॉय के ऊपर हमला करने के लिए इसमें हाई एक्सप्लोसिव या फिर एंटी टैंक वेपन को लोड किया जा सकता है। तो ये मेनली एक तरीके का मिसाइल है जो कि अपने अंदर अलग अलग तरह के अम्युनिशन को कैरी कर सकता है और टारगेट तक पहुंचने के बाद वो एक एक करके इनको गिराना चालू कर देता है। 2019 में चाइना की J-16 फाइटर जेट में भी इस तरीके की वेपन को पहली बार देखा गया था और अभी इसे चाइना की JH-7 और S-6 जैसे बॉम्बर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि यूनाइटेड स्टेट और ताइवान के बीच अभी 66 F-16 को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया है। इसका जवाब देते हुए चाइना की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ताइवान की सभी एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद उनके F-16 कोई काम नहीं आएंगे। और इससे अभी भारत को भी काफी खतरा है क्योंकि इनको चाइना हमारे एयरबेसेस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है या फिर जंग जैसे हालात में हमारे हेडक्वार्टर्स या फिर कॉन्वॉय के ऊपर भी हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगले अपडेट की बात करें तो ये थोड़ा सा दुखद अपडेट होने वाला है क्योंकि अभी लगभग 8 महीने बाद इंडियन आर्मी के एक जवान का पता लगा है जो कि 8 महीने पहले गायब हो गए थे और अभी उनकी बॉडी को LOC के करीब बर्फ में दबा हुआ पाया गया है। जनवरी में कश्मीर के गुलमार्ग के पास जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो अचानक से बर्फ में फिसल गए थे और उस वक्त बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चालू किया गया तो उनका पता नहीं चला था। इनका नाम हवलदार राजेंद्र सिंह है और इनकी उम्र 36 साल की है। जब इनके घर वालों को इसके बारे में बताया गया तो वो ये मानने के लिए राजी नहीं थे कि उनके पति या उनके बेटे नहीं रहे और जून में इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली इनको शहीद घोषित कर दिया गया था। पर उनकी पत्नी ने इंडियन आर्मी के डिसीजन को नकारते हुए कहा था कि जब तक वो उनकी बॉडी को नहीं देखेंगे तब तक वो इसको मानने के लिए राजी नहीं होने वाले। ये काफी दुखद अपडेट था क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर ही उनकी बॉडी को इंडियन आर्मी की तरफ से ढूंढ के निकाला गया था और उनके घर वालों को इसके बारे में खबर दी गई थी। ये चमोली के रहने वाले थे और अभी इनके परिवार में इनकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों की तरफ से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही अचानक से हमला किया गया था, जिसमें 2 CRPF जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर वीर गति को प्राप्त होने की खबर है। अगला अपडेट भारत और मॉरिशस को लेके है। रिसेंटली मॉरिशस के पास ऑयल स्पिल होने की वजह से मॉरिशस की तरफ से भारत से मदद मांगी गई थी। भारत की तरफ से तुरंत ही इसको रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी इंडियन एयरफोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट में 30 टन की टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट और 10 क्रू मेंबर को वहां पे भेजा गया था। इन C-17 में 10,000 ऑयल अब्जॉर्व करने वाले पैड भी भेजे गए थे और यहाँ पर जिन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर को भेजा गया था वो भारत के नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर टीम के मेंबर हैं। और इस तरीके की नेचुरल डिजास्टर या यूं कहें कि मैन मेड डिजास्टर का सामना करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। अब इस हादसे की बात करें तो पिछले महीने 25 जुलाई को MV वाकासियो नाम की एक वेसल 4000 मीट्रिक टन का फ्यूल लेके जा रहा था, लेकिन इससे ऑयल लीक होने लगे थे, जिस वजह से वहां की इकोसिस्टम के ऊपर इसका काफी बुरा असर पड़ने लगा था। इनिशियली इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड की तरफ से 1000 टन की फ्यूल को रिकवर कर लिया गया था और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जल्दी से जल्दी इन ऑयल स्पिल को रोकने की कोशिश की जा रही है। इनकी मदद करने के लिए अभी एक ध्रुव हेलीकॉप्टर और साथ में 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉयड किए गए हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऑफिशियली मॉरिशस के हैं, जिनको 2016 में भारत की तरफ से मॉरिशस को दिया गया था और चेतक हेलीकॉप्टर को 1987 में दिया गया था। अगला अपडेट हमारी गगनयान मिशन को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इसरो की तरफ से गगनयान मिशन को 2022 तक लॉन्च करने का प्लान किया गया था। इसके बाद इसरो की तरफ से ये बताया गया था कि इसे शेड्यूल से 6 महीने पहले लॉन्च किया जा सकता है और इसको उसके बाद दिसंबर 2021 में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया था। और प्लान के मुताबिक ओरिजिनल ह्यूमन स्पेस मिशन से पहले इसरो 2 बार अनमैन्ड मिशन को लॉन्च करेगा, जिनमें से एक को 2020 की दिसंबर में और दूसरा 2021 की जून या जुलाई में लॉन्च किया जाएगा।
लेकिन अभी अभी कुछ अपडेट के मुताबिक पेंडेमिक की वजह से 2020 के दिसंबर में होने वाली अनमेन्ड स्पेस फ्लाइट शायद अब डिले होने वाली है और हम इस टाइमलाइन के अंदर अनमेन्ड स्पेस मिशन को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह पेंडेमिक है, जिस वजह से इसरो के काफी सारे काम अभी बंद पड़ गए हैं और अभी इसरो की GSLV Mark 3 यूनिट को भी कुछ दिन के लिए टेम्परेरी बेसिस पर बंद किया गया है। इसरो की तरफ से ये बताया गया कि अब इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च नहीं किया जा सकता है। बदले में इसरो अभी इसको 2022 की जून या जुलाई तक लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। इसरो का कहना है कि अभी तक जितना भी टाइम बर्बाद हुआ है उसको मेकअप करने के लिए हमारे पास काफी सारा वक्त बचा हुआ है और उम्मीद है कि 2022 से पहले हम गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार कर पाएंगे। गगनयान मिशन में स्पेस में भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग बीच में रुक गया था, लेकिन अभी ये वापस अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। इस मिशन में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास खर्च होने वाली है और इसमें हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। अभी गगनयान मिशन के अलावा बाकी कई मिशन भी अपने डेडलाइन से काफी पीछे पड़ गए हैं और इसमें चंद्रयान 3 मिशन भी शामिल है, लेकिन बाकी सभी मिशन के बदले गगनयान मिशन को ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है और इसे 2022 की 15 अगस्त से पहले इसरो किसी भी कीमत पर लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।